अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि सलाम के जवाब के साथ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। इस वीडियो में हम जमात शशुम का सबक नंबर 20 बुत तराशी और इमारतों का मुताला करेंगे। ये सबक बहुत अहम है क्योंकि इसके अंदर क़दीम तारीख़ी इमारतें और मुजस्सिमों का ज़िक्र है जिनकी तफसीलात बहुत ज़्यादा है। वीडियो को एंड तक देखें। आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, 4 शेरों के सर वाला सुतून किस शहर में दरियाफ्त हुआ? डेमाबाद, सारनाथ, रामपुरवा या सांची? ये चारों के चार शहर बहुत अहम हैं। वीडियो के ख़त्म तक ये बार बार आते रहेंगे, इन पर नज़र रखिए। और सही जवाब है सारनाथ। 4 शेरों के सर वाला जो सुतून है वो सारनाथ में दरियाफ्त हुआ। इस तरह का वो सुतून है। इस सुतून को अशोक ने लगवाया है। और ये जो 4 शेर हैं वो सिमतों को ज़ाहिर करते हैं और धर्म चक्कर को भी वाज़ेह करते हैं। ये सुतून और शेरों का सर मौर्य हुक्मरानों की ताकत और शान व शौकत की नुमाइंदगी करते हैं। अगला सवाल है, खुदाइयों के दौरान कांसे के मुजस्सिमे कहाँ बरामद हुए? और इसका सही जवाब है डेमाबाद। खुदाइयों के दौरान कांसे के मुजस्सिमे डेमाबाद में दरियाफ्त हुए। इन्हें गालिबन 3000 साल पहले बनाया गया था। इस नवीयत के वो खिलौने थे जो कि कांसे के बने हुए थे। अगला सवाल है, खुदाइयों के दौरान सांड का मुजस्समा कहाँ बरामद हुआ? और इसका सही जवाब है रामपुरवा। रामपुरवा में सांड का मुजस्समा बरामद हुआ। आप इस सांड को देखिए, ये ज़्यादा असली और पुरसुकून दिखाई देता है और हड़प्पा की मोहर जो होती है, हड़प्पा की मोहर के सांड की तरह दिखाई देता है। दरसी किताब में इस सांड का तकाबुल जो है हड़प्पा के मोहर के सांड से किया गया है। अगला सवाल है, सांची का स्तूपा किस रियासत में है? मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, बिहार? सांची का स्तूपा बहुत अहम है, इसकी बहुत ज़्यादा तफसीलात हैं। आइए देखते हैं ये किस रियासत में है। ये है मध्य प्रदेश में। सांची का जो स्तूपा है इसको चबूतरे पर बनाया गया। स्तूपे के दरमियान गौतम बुद्ध या दूसरे राहिबों की बाक़ियात दफन हैं। बाक़ियात यानी जिस्म के हिस्से जिसे दांत, हड्डी, बाल वगैरह को कहा जाता है। वो निस्फ कुर्रा मुकम्मल तौर पर बंद रहता है। उसमें जिस तरह मंदिर में दाखिल होते हैं वैसा दाखिला मुमकिन नहीं है। स्तूपा के ऊपर एक सुतून उभरता है। इसकी बुलंदी पर छतरियाँ होती हैं। स्तूपा एक पत्थर के अहाते से घिरा रहता है और दरवाजे पर आराइश की जाती है। इब्तिदा में अशोक के ज़माने में ये मिट्टी, ईंट और लकड़ी से बनाए जाते थे। बाद में इन्हें पत्थरों से बनाया गया। अगला सवाल है, बेकाबू शाही हाथी को गौतम बुद्ध के ज़रिए काबू में करने का मंजर बताने वाली तख्ती खुदाई के दौरान कहाँ दरियाफ्त हुई? अमरावती, नागार्जुना, सांची या नीलाकुंडापल्ली? और सही जवाब है अमरावती में। एक तख्ती है, देखिए इस तरह से। ये तख्ती में बताया गया है कि एक बेकाबू हाथी जिसको नालागिरी कहा गया है, एक बेकाबू हाथी को गौतम बुद्ध ने खामोश करा दिया था। दरअसल ये शाही हाथी था जिसके बेकाबू होने से लोग दहशतज़दा हो गए थे, लेकिन ये हाथी गौतम बुद्ध को देखकर खामोश हो जाता है और उनके आगे अपना सर खम कर देता है। इस तरह की जो तख्ती है जिसमें कहानी बयान की गई है, ये अमरावती से दरियाफ्त हुई है। अगला सवाल है, बुद्ध मत के राहिबों के लिए इबादत के लिए तस्वुर किया जाने वाला हाल क्या कहलाता है? विहारा, खानखा, चैतैया या मंदिर? और इसका सही जवाब है चैतैया। चैतैया को समझने के लिए ज़रूरी है कि विहारा को समझा जाए और खानखा को समझा जाए। विहारा दरअसल खानखा होती है जहाँ बुद्ध मत के राहिब रहा करते थे, जहाँ मजहबी तालीम दी जाती थी। आमतौर पर एक विहारा में आंगन में छोटे कमरे हुआ करते थे। वहाँ एक हुजरा होता था
जिसके किनारे गौतम बुद्ध का मुजस्सिमा होता था। उस हुजरे को चैतैया कहा जाता था। वो राहिबों की इबादत का हाल तस्वुर किया जाता था। यहाँ पर देखिए किस नवियत का है ये चैतैया। अगला सवाल है, हड़प्पा तहजीब के लोग कौन सी धात से नावाकिफ थे? कांसा, तांबा, चांदी या लोहा? और इसका सही जवाब है लोहा। हड़प्पा तहजीब के जो बाशिंदे थे वो मुख्तलिफ धातुओं को इस्तेमाल करते थे, जैसे तांबा है, चांदी, टिन वगैरह। वो लोग मखलूत धातुओं जैसे कांसे को भी इस्तेमाल करते थे। अलबत्ता वो लोग लोहे के इस्तेमाल से नावाकिफ थे, जो तवील अरसे के बाद हिंदुस्तान में इस्तेमाल में लाया गया। इन्होंने यानी हड़प्पा तहजीब के लोगों ने तांबे का बहुत कम इस्तेमाल किया, क्योंकि वो बहुत कम मकदार में दस्तयाब होता था। इस तरह से 5 धातुओं का जिक्र है, तांबा, चांदी, टिन और कांसा और तांबा। तांबा तो आ गया ना, हाँ, 4 धातुओं का जिक्र है जिससे वो वाकिफ थे। 5वीं धात जो लोहा है उससे वो वाकिफ नहीं थे। इसके अलावा अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात के लिए वो पत्थर और लकड़ी वगैरह से भी अपने हथियार बनाया करते थे। अगला सवाल है, हड़प्पा तहजीब के लोग समंदरी सीपियों से क्या बनाया करते थे? कफगीर, चमचे, चूड़ियाँ या मुंदरजा बाला तमाम? और इसका सही जवाब है मुंदरजा बाला तमाम। हड़प्पा तहजीब के लोग समंदर की सीपियों का इस्तेमाल करके कफगीर बनाया करते थे, चमचे बनाया करते थे, चूड़ियाँ बनाया करते थे। इसके अलावा खूबसूरत और रंगीन पत्थर के मंकों से वो जेवरात बनाते थे और पत्थरों के ही औज़ान को तिजारत में इस्तेमाल करते थे। हड़प्पा तहजीब के लोगों ने कपास और ऊन के कपड़ों की बुनाई भी की थी और इन्होंने काटने के लिए पत्थर के लंबे और नफीस ब्लेडों का भी इस्तेमाल किया था। इस तरह से हड़प्पा तहजीब एक तरक्की याफ्ता तहजीब थी। हड़प्पा तहजीब में वो तमाम शहर शामिल होते हैं जो कि जैसे देखिए हड़प्पा है, मोहनजोदारो है, काली बंगाल है, लोथाल है, ये तमाम के तमाम हड़प्पा तहजीब में शामिल होते हैं। ये शहर शुमाल में अफ़गानिस्तान से जुनूब में गुजरात तक और मशरिक़ में पंजाब और हरियाणा से मगरिब में बलूचिस्तान तक फैले हुए हैं और इनकी कई मुश्तरका खुसूसियात हैं। आसार क़दीमा ने इन शहरों के सिलसिलों को हड़प्पा की तहजीब कहा है। बाज़ औक़ात इसे वादी सिंध की तहजीब भी कहा जाता है, क्योंकि इस तहजीब से मुताल्लिक़ अक्सर मशहूर मुक़ामात दरियाए सिंध और उसकी माविन नदियों की सैराबी इलाक़ों में पाए जाते हैं। तो ये जो शहर हैं मोहनजोदारो, हड़प्पा और कालीबंगन और लोथाल वगैरह, ये तमाम के तमाम हड़प्पा तहजीब का ही हिस्सा हैं। दरसी किताब में मोहनजोदारो का महल बताया गया है, मोहनजोदारो का जो अजीम हमाम है उसको बताया गया है और मोहनजोदारो की एक गली है जिसमें पानी की नक्काशी का निज़ाम बताया गया है। इम्तिहान में सवाल बाज़ दफ़ा अजीम हमाम कहाँ पर है, इस तरह का सवाल पूछ लेता है, तो अजीम हमाम जो है वो मोहनजोदारो में है और पानी की नक्काशी का जो निज़ाम था वो भी मोहनजोदारो में था। इस तरह से ये जो सफ़ा नंबर 172 173 है, इसको एक दफ़ा आप मुताला कर लीजिए, कुछ डिटेल वहाँ पर भी शामिल है। अगला सवाल है, हड़प्पा के शहरों में मोहरों और औज़ान का इस्तेमाल कसीर तादाद में किन की मौजूदगी को ज़ाहिर करता है? और इसका सही जवाब है ताजिर। हड़प्पा तहजीब की जब खुदाई हुई तो वहाँ पर जो औज़ान और मोहर वगैरह दस्तयाब हुए, उससे ये मालूम होता है कि वहाँ पर ताजिर बहुत कसीर तादाद में पाए जाते थे, जो कि एक मुकाम से दूसरे मुकाम को तिजारत करते थे। दर हकीकत वो लोग दूर दराज के इलाक़ों जैसे इराक़ वगैरह से तिजारत करने के लिए समंदरी जहाज़ों को भी इस्तेमाल करते थे। अगला सवाल है, अमरावती का स्तूपा किन बादशाहों के दौर में बनाया गया? काकतिया, मौर्य, शातवाहना या गुप्त? और इसका सही जवाब है शातवाहना। अमरावती का जो स्तूपा है वो शातवाहना के बादशाहों के दौर में बनाया गया और ऐसा तस्वुर किया जाता है कि वो 1900 बरस कबल बनाया गया है। आज जो अमरावती का स्तूपा है एक टेले के जैसा है और इसमें कई तख्तियाँ हैं जिसमें गौतम बुद्ध की तालीमात को शामिल किया गया है। अंग्रेज़ों ने इन तस्वीरों के मुरफ़ों को देखा और इन तख्तियों को वो लोग अपने साथ लंदन लेके गए, लेकिन बाज़ केवाड़ की जो तख्तियाँ थीं
उनको मद्रास के म्यूजियम में भी रखा गया। अगला सवाल है, नागार्जुना कोंडा कौन सी दरिया के किनारे है? गोदावरी, कृष्णा, मांजिरा या मूसा? और इसका सही जवाब है कृष्णा। दूसरा जो अहम स्तूपा है अमरावती के बाद, वो नागार्जुना कोंडा में भी है। दरअसल ये नागार्जुना कोंडा का जो इलाका है वो इक्ष्वाकु हुक्मरानों की राजधानी विजयपुरी का हिस्सा था। इक्ष्वाकु हुक्मरानों की राजधानी विजयपुरी का हिस्सा था। ये दरियाए कृष्णा के किनारे था, यानी नागार्जुना कोंडा वो। और विजयपुरी जो उनकी राजधानी था इक्ष्वाकुओं का, वहाँ पर कसीर तादाद में मंदिर, खानकाहें और महलात थे। और वहाँ एक खूबसूरत तमाशा गाह भी था, यानी स्टेडियम भी था, और घाट भी था जो कि दरिया कृष्णा के तक फैला हुआ था। बदकिस्मती से ये तमाम का तमाम अब नागार्जुना सागर जो डैम है उसमें डूब गया है। अगला सवाल है, हेवन सांग ने भी यहाँ तालीम हासिल की है, यानी ये जो यहाँ पर जो तारीखी मुकामात है वहाँ पर हेवन सांग ने भी तालीम हासिल की है। कहाँ पर? नालंदा यूनिवर्सिटी में। इसके अलावा बहुत से ज़ायरीन हैं जिन्होंने बुद्ध मत की तबलीग भी की और बुद्ध मत की तालीमात भी हासिल की। इस तरह जिसमें चीनी सैय्याह फाहियान हैं और एटसेंग है। इन्होंने गौतम बुद्ध की ज़िंदगी से वाबस्ता शहरों और विहारों का दौरा भी किया, जिनको ज़ायरीन भी कहा जाता है। अलबत्ता हेवन सांग के ताल्लुक़ से मशहूर है कि हेवन सांग ने नालंदा जो कि बिहार में है वहाँ पर तालीम हासिल की, और नालंदा जो है उस ज़माने की मशहूर खानक़ाह थी।